हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। वो 8.16 अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड अ बॉडी वेट हाफ वेट डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ इट वेटेड 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। मतलब कि आपको कितनी डेप्थ पर जाना है, जो अर्थ की जो रेडियस है उससे हाफ है ना, वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, अगर हमें अर्थ की सरफेस पर जो वेट है वो कितना दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं mge, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर जो g है उसे हम ge से डिनोट कर सकते हैं। तो वो हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन। फर्स्ट जो है वो हमें ये चीज़ दी हुई है। ऐसा ही एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी किया था, वो उसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइट की बात की थी, यहाँ पर डेप्थ की बात की है। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू कितना लेना है हमें, re/2 है। ओके, तो वहाँ पर g क्या होगा, तो g इज इक्वल टू ऑन डेप्थ d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसकी फॉर्मूला, GE इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी की वैल्यू है re/2, और अगर हम उसे RE से डिवाइड करेंगे, RE और RE कैंसिल, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करो, आपका आंसर क्या आ गया /2। मतलब g जो है वो g कितना हुआ आपके पास, GE/2। तो अगर g हमें पता है, देयरफॉर वेट क्या आ जाएगा, वेट W डैश इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं mg, बट g एट डिस्टेंस d पर लेना पड़ेगा। तो GE की वैल्यू हमें क्या मिली, वो है GE/2। ओके, तो वो अगर हम यहाँ पर रख दे तो mge फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं उसकी वैल्यू 250 न्यूटन, और 250 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 125 न्यूटन। तो मतलब कि वहाँ पर कितना वेट मिलेगा, 125 न्यूटन। सिंपल था, g की वैल्यू फाइंड कर दीजिए तो उस पर से आपको जो है वो वेट मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ऐसा दिया है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। मास ऑफ अर्थ दिया है, मीन रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, और g की वैल्यू दी है। आपको पता है कि किसी भी अगर हमें रॉकेट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकालना है तो मिनिमम कितनी स्पीड रखनी पड़ती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसकी स्पीड हमें दी हुई है वो है 5 किलोमीटर पर सेकंड। उसका मतलब ये हुआ कि ये रॉकेट क्या होगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर नहीं निकलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकलेगा। वो क्या होगा, यहाँ से अगर हम भेजते हैं अर्थ की सरफेस से तो वहाँ से कुछ मैक्सिमम एज हाइट पर जाएगा और वहाँ से वो वापस आएगा। तो हमें ये पूछा हुआ है कि ये जो है वो टोटल कितने डिस्टेंस पर जा रहा है, और आपको जो है वो फ्रॉम द ऐसे दिया है, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो, मतलब कि हमें अर्थ के सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पर जा रहा है वो पूछा है। ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया कितनी हाइट पर जा रहा है। आप दोनों चीज़ वैसे फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली आर भी फाइंड कर सकते हैं, आपको यही पूछा है। क्लियर, तो वो कहाँ तक पहुँचता है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछे, ऐसे MCQ में भी ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं कि पहले जो था कोई चीज़ यहाँ पर थी फिर वो चीज़ यहाँ पर जाती है। तो अगर पहले यहाँ है फिर यहाँ जाती है तो ऑलवेज जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो हमारे पास जो लॉ है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारा आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप सोचिए यहाँ पर कि रॉकेट इनिशियली कहाँ पर था, तो अर्थ की सरफेस पर था, तो वहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी हम ले सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो फाइनली कहाँ जाता है, तो अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर और बोल सकते हैं अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर, वेर r इज इक्वल टू RE प्लस H। तो वो मैक्सिमम H हाइट जो है वो कवर करता है, फिर वो वापस आता है। ठीक है,
तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ओके, इनिशियल एनर्जी कहाँ पर लेनी पड़ेगी? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फाइनल एनर्जी कहाँ लेंगे? ऑन द मैक्सिमम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बराबर, ओके, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं और उस पर से हमारा आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप लिख सकते हैं ऐसे कि सपोज द, लिख लीजिए ऐसे, सपोज the mass of the rocket is m, the mass of the rocket is m and its initial velocity is v, its initial velocity is v. Let the rocket take maximum height h from surface of the earth. So the distance from center of the earth will be, the distance from center of the earth will be r is equal to re plus h। लिख लिया आपने इतना? ओके, नेक्स्ट आप लिखिए by using conservation of mechanical law, conservation of by conservation of mechanical energy, sorry, by conservation of mechanical energy, initial total energy on surface of the earth is equal to final total एनर्जी ऑफ द रॉकेट, लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ द रॉकेट एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, हमने दो जगह पे जो टोटल एनर्जी वो लेनी है, वो इनिशियल कहाँ पर लेनी है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फाइनल कहाँ पर लेनी है? तो वो h हाइट पर जाता है वहाँ पर, मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? तो 1/2 mv²। ओके, कहाँ पर ले रहे हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ, वो चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना। सेकेंड थिंग कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो -G_m_E_m अपॉन, कहाँ पर है हम? अर्थ की सरफेस पर, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RE। क्लियर? इज इक्वल टू, देखिए ये चीज़ अब बहुत ध्यान से समझना कि अगर रॉकेट हम यहाँ से भेज रहे हैं तो वो रॉकेट h हाइट पर जाएगा, फिर वहाँ से वो वापस आएगा, तो एट हाइट h हाइट पर वहाँ पर वो ऐसे पहुँचा, फिर वो बहुत ही कम टाइम के लिए वो वहाँ पर क्या होगा? स्टेडी होगा, फिर वो नीचे आएगा, मतलब वो हमें वो ही हाइट फाइंड करनी है। तो वहाँ पर उसकी जो है वो वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। फिर वो वापस आया, मतलब कि h हाइट h उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो रुकेगा, फिर वो नीचे आएगा। थोड़ी देर के लिए मतलब बहुत ही सेकंड का कुछ पार्ट ले सकते हैं, उतनी देर के लिए वो खड़ा रहेगा, फिर नीचे आएगा। तो वहाँ पर जब वो पहुँचा तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसे हो गई? 0 हो गई, फिर वो नीचे आया, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -G_m_E_m अपॉन R, वेर R इज इक्वल टू हमें पता है क्या है? RE प्लस H। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर m कॉमन है, तो और m कॉमन ले लीजिए और इससे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, मैं एक चीज़ करती हूँ, मुझे r फाइंड करना है, वो मुझे पता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं v²/2 इज इक्वल टू, ये G_m_E अपॉन RE इस तरफ ले जाए तो G_m_E अपॉन RE माइनस G_m_E अपॉन R आ जाएगा, और यहाँ से हम जो है वो G_m_E कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा? 1/RE माइनस 1/R। v²/2 इज इक्वल टू G_m_E को यहाँ पर ले आइए, तो
क्या बचेगा आपके पास, v²/2gme इज इक्वल टू क्या हो, इस तरफ क्या बचा 1/r माइनस 1/r। हमें r फाइंड करना है तो 1/r इस तरफ ले जाए, इसको इस तरफ ले आए तो 1/r इज इक्वल टू 1/r माइनस v²/2gme। अब सब जो वैल्यू है वो हमें पता है, वो हमें यहाँ पर रख देनी है। देखिए जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी हमें दी हुई है 6.4 × 10⁶ लेनी है, ठीक है। फिर v जो है वो कितनी दी हुई है हमें वैल्यू 5 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब 5 × 10⁻² मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, अपॉन 2 g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 × 10⁻24। पहले इसका आंसर फाइंड कीजिए, फिर इसका कीजिए, फिर दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या आता है। फर्स्ट जो है क्या आया आपका 1/6.4 कीजिए, पहले कितना आएगा 0.15625, इसे डिवाइड कीजिए 0.15625 और 10⁻² क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस, फिर इसका आंसर क्या आता है वो लिखिए आप, देखिए कितना आता है। पहले इतना आया 0.3123 × 10⁻⁻7, लेकिन दोनों की पावर अगर -6 रखेंगे तो ही दोनों के बीच में माइनस की वो है वो कर सकते, दोनों के बीच माइनस कर सकते हैं, इसलिए 10⁻6 करना है उसे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.03123 × 10⁻6। अब 10⁻6 कॉमन और इसमें से ये माइनस आप कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.12 समथिंग आएगा। कितना आता है देखिए 12502 × 10⁻6। तो r इज इक्वल टू, r यहाँ पर ले जाइए, नीचे आ जाएगा 1/0.12502 × 10⁻6। 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 1/0.12502 कर दीजिए, आपका आंसर 7.99 आ गया। 7.99 × 10⁻6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। इतना जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो वो अर्थ के सेंटर से वो इतनी हाइट तक जाएगा, और अगर हमें जो फाइंड करना है कि अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर जाता है, ये सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। अगर अर्थ की सरफेस से कहाँ जाता है तो हमें पता है r इज इक्वल टू RE + h, देन h इज इक्वल टू इसमें से RE माइनस करना पड़ेगा। RE की वैल्यू क्या है 6.4 × 10⁻6, तो 8 - 6.4 कर दीजिए आप, और इंटू 10⁻6 तो है ही, तो आपको जो है वो कितनी हाइट पर जाता है वो भी आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या किया कि इसमें सिर्फ इतना ही है इनिशियल जो कहाँ पर था और फाइनल कहाँ पर था, तो इनिशियल टोटल मतलब मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो उससे ही आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो पूरा जो आंसर है वो आप ऐसे लिख लीजिए, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन है 8.18, द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 km/s। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइज इट्स स्पीड, मतलब कि हम जो बॉडी को कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं यहाँ से, थ्राइज द स्पीड ऑफ VE, मतलब उसका मतलब कि अर्थ के जो ग्रेविटेशन से तो वो बाहर ही निकल जाएगी, वो कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट्स। देखिए मतलब कि ये जो चीज़ है वो बाहर तो निकल जाएगी, और फिर हमें पता है कि अगर हम सिर्फ 11.2 km/s की स्पीड से अगर किसी चीज़ को भेजते हैं तो सिर्फ वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ से वो बाहर निकल जाएगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाएगी, और वहाँ पर उसके पास जो है वो टोटल जो है वो कोई भी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बचेगी, सिर्फ उसके पास टोटल जो है वो इतनी ही चीज़ बचेगी, कुछ नहीं, मतलब कि वो वहाँ पर सिर्फ पहुँचेगी।
लेकिन यहाँ पर हम कितनी स्पीड से भेज रहे हैं, 3 टाइम्स v। तो उसका मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो उसके पास कुछ एनर्जी बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से उसके पास कुछ जो है वो स्पीड भी होगी। तो फाइनल स्पीड क्या होगी वो हमें पूछा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उस पर से हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि वो पहले अर्थ की सरफेस पर थी बॉडी, तब उसके पास टोटल कितनी एनर्जी थी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वो जाती है तब उसके पास टोटल कितनी एनर्जी होती है, वही चीज़ हमें लेनी है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियली क्या कहाँ पर है बॉडी, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन, कहाँ पर है वो, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इक्वल्स कहाँ पर, वो कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट पर, ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल जो है वो एनर्जी ले रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। देखिए इनिशियल कितनी एनर्जी थी उसके पास, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ पर थी, अर्थ की सरफेस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके पास, -GMEM/RE। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वो चीज़ जाती है तो वहाँ पर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचती है। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली ज़्यादा स्पीड से उसे भेजा है इसलिए, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। तो हमें v' फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब हम फाइंड करते हैं तो r इज इक्वल टू इनफाइनाइट 1/∞ दैट इज 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से m कॉमन निकालें और दोनों तरफ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 यहाँ पर ले जाए जिसे v' हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पर ले जाए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, v² माइनस क्या बचा, 2GME/RE। समझ में आ गया आपको, ये जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आंसर बचा हमारे पास। अब देखिए हमें सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू दी हुई है, वो है एस्केप वेलोसिटी दैट इज 11.2 km/s। तो याद कीजिए उसकी जो फॉर्मूला थी, ओरिजिनल फॉर्मूला, वो क्या थी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ VE इज इक्वल टू क्या थी, √GME/RE। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, VE² लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इसका आंसर हो गया v² माइनस VE²। हमें पता है v की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 टाइम्स VE। तो 3 टाइम्स VE मतलब 9VE² माइनस VE² दैट इज 8VE²। v' इतना मिला तो v' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √8VE। और VE की जो वैल्यू है वो है 11.2 km/s। जब आप आंसर में यूनिट लिखेंगे तब आप हमेशा ध्यान रखना ये km/s है तो आंसर पे भी km/s ही आएगा। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर समथिंग 31 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। कितना आता है आपका आंसर, यस 31.67, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 31.7 km/s। तो देखिए यहाँ पर भी हमने वही रूल अप्लाई किया है कि इनिशियली कोई चीज़ यहाँ पर है फिर यहाँ पर जाती है, तो ऐसे हम आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 8.19 देखिए उसमें हमें क्या बताया है क्वेश्चन में, A satellite orbits the earth at a height of 400 km above the surface। मतलब हाइट h दी हुई है, कितनी है, वो है 400 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बताया उसके बाद कि हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस।
मास ऑफ द सैटेलाइट दिया है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है और जी की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालना है तो उससे हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके पास जितनी भी वो जो बाउंड एनर्जी उसके पास होती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, जितनी माइनस में होती है उतनी ही हमें प्लस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, क्या लिख सकते हैं हम, उसकी फॉर्मूला GMEM/2R थी ना, GMEM/2R, वेर R इज इक्वल टू RE प्लस H। आपके पास सारी वैल्यू दी हुई है और आपको सिर्फ उसमें रख देनी है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इतना लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड द सैटेलाइट आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट, एनर्जी required for satellite to send out of the orbit is equal to क्या होगा हमारा फॉर्मूला, GMEM/2 टाइम्स RE प्लस H। 2R लिखते हैं और R इज इक्वल टू RE प्लस H है, सारी वैल्यू हमें दी हुई है तो हम लिख लेते हैं G की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²4, जो सैटेलाइट है उसका जो मास है वो हमें दिया हुआ है 200 किलोग्राम और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶। देखिए एक काम करते हैं, इसे हम मीटर में नहीं लेते, इसे हम किलोमीटर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है RE किलोमीटर में लेते हैं, क्योंकि H जो है वो भी किलोमीटर में ही दिया हुआ है और दोनों किलोमीटर में है, तो दोनों के साथ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 10⁻3, तो वो हम कॉमन लिख सकते हैं। तो जो है वो इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं उसका आंसर। तो आपका आंसर एनर्जी है, उसका मतलब आपका जो आंसर है वो किस चीज़ में आएगा, जूल में। तो देखिए मेरा आंसर इतना आता है 5.885, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.9 × 10⁹। चेक कीजिए आपका आंसर इतना आता है कि नहीं आता। ओके, तो सिंपल था, एक फॉर्मूला ही लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये बताया है 8.20, 2 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास। देखिए आपके पास 2 स्टार हैं, दोनों का मास क्या है, इक्वल ही है, वो है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन। आपको पता है हेड ऑन कोलिजन होता है तो दोनों ऐसे आएंगे, ठीक है, 1 डायमेंशन में। व्हेन दे आर एट डिस्टेंस 10⁹ किलोमीटर, दैट स्पीड आर नेग्लिजिबल। मतलब जब दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था तो उनकी स्पीड नेग्लिजिबल थी, मतलब कि हम इनिशियल जो स्पीड है वो 0 ले सकते हैं। अगर स्पीड 0 है तो उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। फिर क्या बोला है आपको, व्हाट इज द स्पीड with which they collide, the radius of each star is 10⁴ kilometer, assume the stars to remain undisturbed until they collide। ठीक है, देखिए आपको ऐसे बोला हुआ है कि जो पहले जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख सकते हैं कि मास जो दिया हुआ है, जो दोनों स्टार का मास ऑफ ईच स्टार इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 किलोग्राम, अरे किलोग्राम। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है आपको कि हाँ इनिशियल जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनिशियल डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे R लिखें तो वो R जो है वो कितना दिया हुआ है 10⁹ किलोमीटर। तो मीटर में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, दोनों की जो है वो रेडियस दी हुई है, तो रेडियस R इज इक्वल टू क्या है 10⁴ किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 10�7 मीटर हो जाएगा। तो आपको जो है वो पूछा है कि जब दोनों कोलाइड होंगे तब उनकी स्पीड क्या होगी। अब इनिशियली जो है वो इनिशियल स्पीड तो 0 हो दी हुई है क्योंकि नेग्लिजिबल है बोला है इसलिए। तो यहाँ पर भी 2 ही चीज़ हो गई, पहले ये ऐसी कंडीशन थी फिर ऐसी कंडीशन होती है, तो मतलब ये इसे हम फिगर में ऐसे दिखा सकते हैं, इनिशियल
इनिशियल पोजीशन क्या होगी, सपोज ये एक स्टार है और ये दूसरा स्टार है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, r डिस्टेंस था। दोनों का मास जो है वो m है, ओके। और दोनों की जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ओके। तो अगर हम इनकी जो टोटल एनर्जी फाइंड करें तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब ई इनिशियल अगर बोले तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दोनों की स्पीड 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो माइनस जी इन एम, मतलब m² हो गया अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो ये जो है वो इनिशियल एनर्जी हमें मिल गई। अब फाइनली क्या होती है, तो फाइनल पोजीशन ऐसा हुआ, दोनों जब कोलाइड होते हैं तो ऐसे होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसका मास m है, इसका मास m है, तो अगर दोनों कोलाइड होंगे तो दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस टोटल, मतलब कि कितना हो जाएगा 2r जितना, जब दोनों कोलाइड होंगे तब, ठीक है। और दोनों कुछ वेलोसिटी v से ऐसे आए हैं, ठीक है। तो वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो फाइनल जो एनर्जी होगी तो लिख सकते हैं फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगी, तो लिख सकते हैं ई फाइनल इज इक्वल टू, देखिए पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो 1/2 mv²। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी 1/2 mv²। समझ में आ रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी। एक स्टेडी होता तो एक ही की काइनेटिक एनर्जी हम लेते, ठीक है। और जो सिस्टम बनी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, माइनस जी इंटू एम अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2r। तो ये हमारी टोटल जो फाइनल एनर्जी होगी वो 1/2 मतलब 1, मतलब mv² माइनस जी m² बाय 2r, इतनी फाइनल एनर्जी हो गई। नाउ वी नो दैट बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। देखिए इनिशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जी m² अपॉन r थी, और फाइनल एनर्जी क्या है, mv² माइनस जी m² अपॉन 2r। देखिए m कॉमन निकलेगा और एक m जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो v² इज इक्वल टू, ये पूरा हम इस तरफ ले आए तो v² इज इक्वल टू क्या हो गया, v² इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा gm अपॉन 2r माइनस gm अपॉन कैपिटल R। ये ध्यान से आप लिखना, दोनों में gm तो कॉमन है, क्या बचा 1/2r माइनस 1/r। देखिए g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻30, 1/2 स्मॉल r क्या है 10⁻7 है, माइनस 1/ कैपिटल R क्या है 10⁻12, ओके। तो यहाँ पर नीचे से पहले 10⁻7 जो है वो कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 6.67 इंटू 2 इंटू 10⁻, क्या होगा, ये दोनों अगर हम माइनस कर ले, नीचे 10⁻7 कॉमन निकाल ले, 30 माइनस 11 अगर कर ले तो हमारा आंसर क्या आएगा 19 होगा, ओके। और यहाँ पर क्या बचा 1/2 मतलब 0.5 लिख सकते हैं, माइनस क्या बचा नीचे 1/10⁻, क्या आ जाएगा 5, ओके। 1/10⁻, पहले 5 कर दीजिए, मतलब कि 0.00001, ठीक है, और 0.5 में से माइनस कर दीजिए, फिर ये पूरा आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। ये पहले आपको v² इज इक्वल टू मिलेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर आपको v मिलेगा। देखिए मेरा आंसर कुछ v² का इतना आया 6.66 इंटू 10⁻12, चेक कर लीजिए आप 6.66 इंटू 10⁻12, और इसका स्क्वायर रूट अगर निकाले 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 2.58 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ की हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल, ठीक है, और उस पर से हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो फिर से आप इतने जो क्वेश्चन करवाएं उनकी प्रैक्टिस करते रहना।